हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। टाटा स्टील का हम रिव्यू लेटेस्ट करने वाले हैं, साथ में फाइनल डिविडेंड और बिजनेस में क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले 3.60 रुपीज का टाटा स्टील की तरफ से फाइनल डिविडेंड यहां पर घोषित हुआ है और 22 जून एक्स डिविडेंड डेट है और पेमेंट एजीएम के बाद में जुलाई 10 और उसके बाद में हो जाएगा। तो ये कुछ डिविडेंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अभी मैं अगर शेयर प्राइस की बात करता हूं तो कुछ 109 रुपए के आसपास में है और ये 3.60 रुपया का डिविडेंड है, मतलब 3.3% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो डिविडेंड कम हुआ है। पिछले साल अगर मैं स्प्लिट को एडजस्ट कर दूं तो 5.10 रुपया का डिविडेंड था। तो इस बार डिविडेंड एक्चुअली में ईयर ऑन ईयर कम हुआ है क्योंकि प्रॉफिट भी कम हुआ है। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है बिजनेस को भी समझना और टाटा स्टील और स्टील सेक्टर को समझना। तो देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, स्टील बनाती है टाटा स्टील और उनका एम है 2030 तक उनकी जितनी भी कैपेसिटी है स्टील बनाने की उसको डबल करने की। यहां तक कि ओडिशा में कलिंग नगर का जो प्लांट है वहां पर वो एग्रेसिव अभी ग्रोथ कर रहे हैं। अब स्टील बिजनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये ग्रोथ कब होगा? जब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो गतिविधियां हैं ज्यादा होंगी तो स्टील सेक्टर को भी यहां पर फायदा मिलेगा। और टाटा स्टील भारत में तो उनका बिजनेस है ही, लेकिन उसके अलावा ग्लोबल लेवल में यूरोप और बाकी सब देशों में भी उनका बिजनेस है। तो इसीलिए कुछ ग्लोबल भी कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो टाटा स्टील को भी इंपैक्ट पड़ता है। अब देखिए, जब स्टील बनता है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है आयरन, लोहा। अब लोहे का सबसे बड़ा यहां पर टाटा स्टील के केस में एडवांटेज है कि उनके पास कैप्टिव माइंस है, तो इसीलिए उनको लोहे के लिए किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव टाटा स्टील के लिए रहता है। अब स्टील बिजनेस को और टाटा स्टील को समझते हैं तो इस केस में दो कॉन्सेप्ट जरूर समझना जरूरी हो जाता है। पहला मैं आपको समझाऊंगा, ये स्टील सेक्टर के लिए जब हम बात करते हैं, पहला है स्प्रेड का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, एक होता है रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल से फिर फिनिश्ड जो है प्रोडक्ट बनता है, ये होता है स्टील का प्रोडक्ट। ठीक है, अब समझ लीजिए जो रॉ मटेरियल है, मैं आपको एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। समझ लीजिए 100 रुपए का रॉ मटेरियल है और स्टील बनते बनते, ठीक है, और ये समझ लीजिए 300 रुपए का यहां पर हो जाता है। ठीक है, ये एक केस रहा। लेकिन कभी कभी प्राइसेस ज्यादा हो तो उसके कारण से क्या होगा, रियलाइजेशन बढ़ सकते हैं, स्प्रेड ज्यादा हो सकते हैं, 300 का हो सकता है 500 हो जाए। तो ऐसे केस में कंपनियों के लिए पॉजिटिव हो जाता है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट तो वही का वही बना, लेकिन ग्लोबल लेवल पर अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट का अच्छा रियलाइजेशन मिल रहा है तो कंपनियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और वही स्टील सुपर साइकिल हमको देखने को मिली थी कोविड के समय में 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर, जहां पर रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ था। लेकिन उसके बाद से जो प्राइस है वो कम होना शुरू हुए और जो स्प्रेड है वो कम होना शुरू हुए। अब जो सबसे खराब जो केस रहेगा, समझ लीजिए जो रॉ मटेरियल है और फिनिश्ड प्रोडक्ट है और भी कम भाव में है, तो ये बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा। सोच लीजिए 200 के भाव में हो गया। तो इसीलिए स्प्रेड्स को समझना भी जरूरी हो जाता है। स्प्रेड जितना ज्यादा हो स्टील सेक्टर में वो पॉजिटिव है। अब स्टील जब बनता है तो आयरन की तो जरूरत है ही, एक और रॉ मटेरियल चाहिए, वो है कोयला या कोकिंग कोल। अब कोकिंग कोल के प्राइस पिछले साल बहुत ज्यादा बढ़े थे, तो स्टील भी यहां पर जब बन रहा था तो महंगा बन रहा था, तो उनके एक्सपेंसेस भी यहां पर बढ़ जा रहे थे, जो आप यहां पर पीएनएल में देख सकते हैं। ये है रॉ मटेरियल का कॉस्ट। ये देखिए, सबसे पहले तो कंपनी का रेवेन्यू मैं आपको बताऊं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 22-23 लगभग समान है। अब देखिए 2,43,959 करोड़, इस बार भी 2,43,353 करोड़, सेम रेवेन्यू है। लेकिन आप देखिए रॉ मटेरियल के कॉस्ट यहां पर बढ़ जाते हैं कोकिंग कोल के। अब उसके कारण से एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और फिर जो भी दूसरे भी इंपैक्ट यहां पर रहे हैं, तो इसके कारण से जो प्रॉफिट्स हैं पिछले साल का, देखिए 8,075 करोड़ का हो गया, जो कि सुपर साइकिल जो 2021-22 में चल रही थी तब 41,749 करोड़ का प्रॉफिट था। और ये जो साल का प्रॉफिट था, उस साल में टाटा ग्रुप का जो सबसे बड़ा प्रॉफिट लाती है कंपनी टीसीएस, उस प्रॉफिट को भी टाटा स्टील ने बीट किया था। लेकिन साइक्लिकल सेक्टर है और यहां पर कोकिंग कोल का प्राइस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, आयरन के प्राइस पर बहुत डिपेंड करता है, और जो स्प्रेड है, रियलाइजेशन है कि किस हिसाब से उनको भाव मिल रहा है मार्केट में, एबिटा पर टन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हमेशा देखना जरूरी हो जाता है। और ये स्टील सेक्टर को, चूंकि साइक्लिकल सेक्टर है, थोड़ा सा यहां कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब हो क्या रहा है टाटा स्टील के केस में, 2022 में स्टील के प्राइस कम हुए हैं, जो कि 2021-22 में बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन 22 में कम होना शुरू हुए और हमको देखने को मिला
कि प्रॉफिट में भी इंपैक्ट हुआ है। एक तो रियलाइजेशन उनके यहां पर कम हुए हैं और दूसरी चीज है रॉ मटेरियल के कॉस्ट भी बढ़े थे, जो जिसके कारण से प्रॉफिट कम हुए। अब स्टील सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर हमको देखना है तो चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है। आधा स्टील पूरी दुनिया का चाइना कंज्यूम करता है और वहां पर अभी फिलहाल ग्रोथ के कंसर्न्स हैं। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है लेकिन वो बड़ी ग्रोथ का जो ड्राइवर्स हैं वो अभी तक आए नहीं है। फिर स्प्रेड, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया होता, स्प्रेड पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल कोकिंग कोल के भी प्राइस पर यहां पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब नियर टर्म में क्या क्या चैलेंजेस हैं, पहला तो है ग्लोबल स्लोडाउन, जो कि हम आए दिन खबर सुन रहे हैं यूएस में और फिर यूरोप में, तो उसके कारण से स्टील की डिमांड कम हो सकती है, तो वो एक है ग्लोबल लेवल पर। और स्टील के प्राइस ऑलरेडी कम हो गए हैं, तो इससे क्या होगा कि जो रियलाइजेशन है वो उनको कम यहां पर मिल रहा है। फिर टाटा स्टील के केस में एक और उनको चैलेंज है, वो है यूके का बिजनेस। यूके का बिजनेस जो अपस्ट्रीम बिजनेस है वो लगभग 12 से 15 महीनों में उनका जो है एज खत्म हो रही है। तो यहां पर अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला तो फिर वो बिजनेस को लेकर बहुत अनसर्टेनिटी होगी, या तो रीस्ट्रक्चर होगा या क्लोज होगा, ये चीज हमको अभी नहीं पता है। तो ये एक आप अनसर्टेनिटी या ओवरहैंग कोई भी वर्ड बोलिए, ये अभी बिजनेस को लेकर है यूके का, जिस पर अभी अगले 3 से 6 महीनों पर कुछ क्लैरिटी होगा तो आएगा। तो ये यूके का बिजनेस देखना बहुत जरूरी है। यहां पर गवर्नमेंट से उनकी बात चल रही है कि बिजनेस को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए या क्या किया जाए, लेकिन अभी तक ये चीज एक ओवरहैंग जैसा हमको देखने को मिल रहा है। ये सब जो डेटा है, रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस है, उसके लिए मैंने अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट का और फिर अलग अलग जगह से भी मैंने स्टडी किया हुआ है। इनफैक्ट ये जो रिसर्च रिपोर्ट है जैसे आईसीआईसीआई और एक्सिस की, वो रिसर्च रिपोर्ट को आप ऐप में भी देख सकते हैं। इनफैक्ट अगले कुछ दिनों में बहुत सारे जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं यहाँ ऐप में मैं एज ए फ्री मटेरियल आपके साथ शेयर करूंगा। इनफैक्ट बहुत सारे ऑलरेडी फ्री मटेरियल्स भी इस ऐप में है। कुछ दिनों पहले ही फोकस्ड म्यूचुअल फंड के अलग अलग जो पोर्टफोलियोज हैं वो भी मैंने यहां पर शेयर किया हुआ है। साथ साथ म्यूचुअल फंड की एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको ऐप में मिलेंगे। साथ में मैं यहाँ लाइव क्लासेस भी लेता रहता हूं और इनफैक्ट यहाँ पर कुछ कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं और फ्री कोर्सेज भी यहाँ पर आप यहाँ अवेल कर सकते हैं, जहां पर फ्री लेक्चर्स है। यहाँ पर कोई भी जो प्राइस जो भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन ये सब वीडियोस यहाँ पर फ्री है, कोई भी यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर नहीं करना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये सिर्फ लर्निंग के लिए है, कोई भी एडवाइजरी नहीं है या स्टॉक रिकमेंडेशन बाई सेल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कोई टेक्निकल के बारे में भी बातें नहीं है, एफएनओ की भी बातें नहीं है, सिर्फ बिजनेस पर फोकस है। अब देखिए, जब यूरोप की बात कर रहे हैं, टाटा स्टील के केस में यहाँ पर सबसे बड़ा अगर कुछ नेगेटिव हुआ है FY23 में, वो रहा है कि यूरोप का बिजनेस लॉस में किया। भारत का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, यहां तक कि ग्रोथ की भी बातें हो रही है कलिंगनगर ओडिशा में, लेकिन यूरोप के बिजनेस में आप देखिए टोटल Q3 Q4 में उन्होंने एबिटा पर टन यहां पर लॉस किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा यूरोप के बिजनेस में नेगेटिव रहा है। अब अगर आप देखेंगे जो सुपर साइकिल था तो एबिटा मार्जिन भी उनके बहुत मजबूत थे, एबिटा पर टन भी बहुत ही यहां पर मजबूत थे, लेकिन पिछले साल यहां पर कम हुए। तो अगर ये लेवल आ जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये लेवल इतना आसान नहीं है आ पाना। उसके भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वो सुपर साइकिल थी, स्टील के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। एक लेवल पर तो इतने बढ़ गए थे फिर कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ा, नहीं तो महंगाई कुछ ज्यादा ही बढ़ जा रही थी। इसीलिए एक लेवल पर अगर रहे, बहुत ज्यादा कम ना हो, तो फिर तो एक अच्छा ही है। जब हम बिजनेस की यहां पर बात कर रहे हैं तो ओवरऑल लास्ट में भारत का बिजनेस स्ट्रांग हो रहा है टाटा स्टील का, और अगले 8 साल में जो है कैपेसिटी बढ़ाने का उनका प्लान है, तो उससे एबिटा है, जो इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं उस पर कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है। स्प्रेड थोड़ा बढ़ते रहे तो वो पॉजिटिव है, जो कि हिस्टोरिकल लेवल से नीचे है, लेकिन उम्मीद है Q1 से जो है स्प्रेड इंप्रूव होना यहां पर शुरू हो जाए, ब्रोकरेजेस का ऐसा मानने का है। और यूके का बिजनेस अभी लॉस में है और ये अभी अनसर्टन है अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें तो बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ चैलेंजेस और ओवरहैंग है, और मोस्टली वो टाटा स्टील का अगर सिर्फ देखेंगे तो यूके बिजनेस को लेकर है, और ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो जो स्टील स्लोडाउन और इकोनॉमी स्लोडाउन, वो एक यहां पर चैलेंज है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस एनालिसिस से। लेटेस्ट ट्रिगर यहां पर डिविडेंड का है, जिसके बारे में हमने बात की। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।